हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से ये किसने तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है। ऑप्शन में आपके हैं कोहेन, मर्टन, लेमर्ट है और जॉन मैक है। तो जो विसमानता है या आदर्श शून्यता है, ये विकृत व्यक्तित्वों के कारण नहीं आती है, बल्कि समाज या समाज की संरचना उत्तरदायी होती है इसके लिए। ये मानना था मर्टन का। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वो प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेतवसन अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। श्वेतवसन अपराध या वाइट कॉलर क्राइम इसको बोलते हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम का जो अध्ययन है, ऑप्शन में आपके हैं कार्सन, कोहेन, क्लीनार्ड और सदरलैंड। तो ये अध्ययन किया है आपके सदरलैंड। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था। ऑप्शन में है 1987, 85, 89 और 1998। तो ये जो अधिनियम है ये लाया गया था 1985 में। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये जो आपका ड्रग्स है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जो है लाया गया था। उसका जो ड्रग्स के जो दुष्प्रभाव हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। 1985 में ये एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, भारत में परंपरा अनिवार्यतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है। ऑप्शन में है आपके L.I. रूडोल्फ, मिल्टन सेंगर है, L.N.R. बील्स है और मैकिम मैरियट है। तो ये जो कथन है कि जो परंपरा है ये ज़रूरी नहीं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा करे। कभी कभी ये उसको सपोर्ट भी कर सकती है, उसको फास्ट भी कर सकती है। तो ये पूरी परिघटना को परंपरा की आधुनिकता का नाम दिया था आपके रूडोल्फ ने, L.I. रूडोल्फ ने। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। एक तरफ अभिकथन है आ में और उसका रीज़न है, और आपको बताना है कि क्या दोनों सही व्याख्या हैं या दोनों सही कथन है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। अभिकथन है, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, और उसका रीज़न दिया है कि वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। तो अभिकथन आपका सही है कि जो विकसित राज्य हैं ज़्यादातर वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, जुड़े जुड़े राज्य हैं। और रीज़न में दिया है कि दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा उनमें शहरीकरण है। तो ये इसका रीज़न नहीं है। जुड़े हुए हैं क्योंकि शहरीकरण है ऐसा नहीं है, वो जुड़े हुए हैं किसी दूसरे कारण से। यहाँ पर भौगोलिक कारण हो जाएगा, तो शहरीकृत है, रीज़न सही नहीं है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में आपके देखिएगा, एक तरफ इनके दिए गए हैं कि किसने क्या क्या चीज़ें की हैं, और एक तरफ जो है आपके थिंकर्स या एक्टिविटिस्ट जो भी कह लीजिए। तो लिंग और भूमि अधिकार, लैंगिक असमानता और कानून, महिलाएं और नातेदारी, महिलाएं और संघर्ष। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। तो बीना अग्रवाल जो है इन्होंने जेंडर और भूमि अधिकार की बात की है। लैंगिक असमानता और कानून यानी विधि की बात करती हैं फ्लेविया एग्नेस, और महिलाएं और नातेदारी की लीला दुबे बात करती हैं। लेकिन करुणा चानना जो है महिलाएं और संघर्ष की नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है। सभी के लिए धर्म की व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी, सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में धर्म के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य को धार्मिक लक्ष्यों के प्रति आवश्यक रूप से
तटस्थ होना चाहिए, या फिर फोर्थ है व्यवसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में हमने सभी को धर्म के आधार पर स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने धार्मिक आचारों विचारों को उसका पालन कर सकते हैं। तो इसकी हमने वैयक्तिक सामूहिक स्वतंत्रता दे रखी है। और सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में धर्म के आधार पर हमारे संविधान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। और धार्मिक लक्ष्यों के प्रति हमारा जो संविधान है वो तटस्थ है, मतलब किसी भी विशेष धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। सभी धर्म हमारे संविधान के दृष्टिकोण से बराबर है। ये सारे सही हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, किसी भी प्रकार का धार्मिक आरक्षण की बात नहीं की गई है। जातिगत आरक्षण दिया गया है तो वो भी किस आधार पर कि शैक्षिक आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रण जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट में बात की गई है, किस अवधारणा से ये संबंधित है? अवधारणाएं हैं आधुनिकीकरण है, वैश्वीकरण है और पश्चिमीकरण है। और फोर्थ ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको ठीक से पढ़िएगा अगर आप। तो यहाँ पर बात हो रही है कि विश्वव्यापी सामाजिक संबंध जो है वो कैसे हो जाए, विश्वव्यापी हो जाए और उनमें तीव्रता आ जाए, इतनी ज़्यादा आ जाए कि स्थान जो है इस तरीके से जुड़ जाए कि स्थानीय घटनाएं मीलों घटने वाली घटनाओं को जोड़ दें और बिल्कुल स्थान और समय की दूरी सिकुड़ जाए। ये सारी बातें करते हैं आपके एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स बात करते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने जो वैश्वीकरण की जो परिभाषा दी है वो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यानी कि ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वैश्वीकरण की तरफ। ग्लोबलाइजेशन जब होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संगठक नहीं था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में जो परिवर्तन लाए गए हैं आधुनिकीकरण के, इनमें से कौन सा उसका भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये लाया गया है, ठीक है, ये भाग है। शिक्षा के पाश्चात्य रूप का विस्तार यानी कि पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी वगैरह को शामिल किया गया, ये ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया है, ठीक है। शहरीकरण, औद्योगिकरण ये भी लाया गया उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन ग्राम समुदायों का समेकन ये ब्रिटिश शासन के दौरान या उसके बाद में उनके प्रभाव की वजह से नहीं आया था। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये उनके प्रभाव से नहीं आया था। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है फिर से अभिकथन और कारण का। यहाँ पर दिया है कि वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। ठीक बात है कि वैश्वीकरण की वजह से सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों विज्ञान के विकास में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। तो क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है, लेकिन यही इसका रीज़न नहीं है। तो नहीं, यहाँ पर देखेंगे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न का नहीं पूछ रहा है। तो ए और आर जो है आपके दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ उनके वर्ष हैं और आपको कूट से यहाँ पर मिलाना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने उत्तर को चुन सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको पता है चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917। 3 आ गया आपका। बारडोली सत्याग्रह पूछा गया है तो ये 28-29 था,
तो यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा आपका। खेड़ा सत्याग्रह पूछा गया है, तो खेड़ा सत्याग्रह 1917-18 था, यहाँ पर 18 है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 में हुआ था, तो 1 आ जाएगा आपका। तो 3 4 2 1 आपका कूट बन रहा है। 3 4 2 1 सेकेंड ऑप्शन में आपका राइट है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? अधिशेष मूल्य या इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। ऑप्शन में मिशेल फूको है, स्मेल्सर है, कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है। तो सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत जो है ये दिया है आपके कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने इसको अतिरिक्त मूल्य भी बोला है कि जो अतिरिक्त मूल्य है उस पर अधिकार होना चाहिए श्रमिक का, लेकिन उसको पूंजीपति रख लेता है और इसी आधार पर पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 करने और गरीब बटाईदार किसानों के अधिकारों में संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ में शुरू हुआ था? ऑप्शन में है तेलंगाना, तेभागा है, नक्सलबाड़ी है और सर्वोदय है। तो जो किसान है या जो जोतदार है, जो फसल बोता है, उसके अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 नहीं सॉरी यहाँ पर बात हो रही है जो जमींदार है, जमींदार के अधिकारों को कम करने की बात हो रही है 1/3, और गरीब किसानों को बढ़ा करके उसको 2/3 2/3 का किया जाए। तो ये मूवमेंट हुआ था तेभागा मूवमेंट। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर तेभागा मूवमेंट जो है आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? नकद अर्थव्यवस्था या वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या उपहार विनिमय या बाजार प्रणाली? तो पारंपरिक भारतीय समाज में आपको पता है कि वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले सेवा, और जो जजमानी प्रथा है ये इसी पर आधारित थी। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध है, साथ ही ये नई वैश्विक असमानताओं और स्तरीकरण की ओर ले जाता है? ऑप्शन में आपके मार्क्स हैं, जिन्सबर्ग है, एंथनी गिडिंग्स है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण को जटिल बहुआयामी प्रक्रिया माना है एंथनी गिडिंग्स ने, और इसमें इन्होंने बताया कि वैश्विक और स्थानीय के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध होते हैं, ये वैश्विक असमानताओं और स्तरीकरण की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन एंथनी गिडिंग्स जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसकी कृति से कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप से विशेष रूप से यूएसए में आविर्भाव हुआ है? ऑप्शन में आपके हैं मेयर, वार्नर है, मेयो है और गैलरमैन है। तो ये जो कथन है ये है आपका मेयो का। औद्योगिक समाजशास्त्र से इनका नाम जोड़ा जाता है विशेष रूप से, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण का फिर से यहाँ पर, और आपको बताना है कि इसमें से दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, और अगर सही हैं तो क्या ये सही रीज़न भी है। तो औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव की ओर ले जाता है, ये सही बात है, और इसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार की संरचना बनती है। ठीक बात है, क्योंकि जब उद्योग धंधे दूर दूर स्थापित होते हैं तो वहाँ पर काम की तलाश में लोग बाहर जाते हैं, और जिससे पारिवारिक जुड़ाव कम होता है और वहीं पर अपना घर बसा लेते हैं, तो एकाकी परिवार बनता है। कारण दिया है कि उद्योग व्यापक रूप में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। तो कारण भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसने आनुभाविक अध्ययन के आधार पर तर्क दिया है कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन में मर्टन बटोमोर है, PM ब्लाउ है और मैक्स वेबर है। तो वैसे तो नौकरशाही की बात करते हैं आपके मैक्स वेबर,
लेकिन यहाँ पर अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में भूमिका निभाते हैं। ये पीटर एम ब्लाउ का कथन है। इन्होंने अनुभाविक अध्ययन किया था अपना, यानी कि रिसर्च की थी, और उसके बेसिस पे इन्होंने दिया था, क्योंकि वेबर जो बात करते हैं ये औपचारिक संबंधों की बात करते हैं, औपचारिक संबंध, और यहाँ पर बात हो रही है अनौपचारिक संबंध। तो यहाँ पर पीटर एम ब्लाउ जो है ये राइट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किससे सरोकार नहीं है? ऑप्शन में है जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय है, पूंजी संचय है और संधारणीयता है। तो विकास का जो आर्थिक वृद्धि प्रारूप है इसका संधारणीयता से कोई सरोकार नहीं है। संधारणीयता को सतत विकास भी कह सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन में है पूंजीवादी, समाजवादी है, मिश्रित है और बाजार अर्थव्यवस्था है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे यहाँ पर ना तो पूर्णतः समाजवाद है, ना तो पूर्णतः पूंजीवाद है, बल्कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और साथ में सार्वजनिक जो संपत्ति है वो भी यहाँ पर है। तो दोनों को यहाँ पर दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वीडियोस क्रिएट करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।